तो आज हम लेकर आए हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल की समरी। हमने सारे चैप्टर्स अपने यूट्यूब चैनल पर और लाइव वर्कशॉप में पढ़े और उसमें ये देखा कि कैसे नेपोलियन हिल ने हमें बताया है कि स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्सेस को अपने द्वारा पा सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने बुक में डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम अपनी जो सक्सेस है उसको लेकर आगे बढ़ें, कैसे हम तरह-तरह से तरीके निकालें और एंड में सफल हों। हमने ये जो बुक है उसको पूरा यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, चैप्टर वाइज़ चैप्टर। आज हम समरी लेकर आए हैं। जिसको समरी देखनी है वो समरी देखे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि चैप्टर्स पूरा-पूरा पढ़ें क्योंकि हर चैप्टर में कुछ अपना ही अलग यूनिक मैसेज है हर चैप्टर में, जिससे जो पूरा आप डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जिसको अगर थोड़ा कुछ जल्द ही है या जिसको थोड़ा-सा टाइम की कमी है, तो वो समरी को भी देख सकता है। अगर कुछ भी मेरे चैनल में पसंद आता है, तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। तो तो आज हम लेकर आए हैं जो समरी है बाय नेपोलियन हिल। तो कुछ नेपोलियन हिल के बारे में तो समझते हैं कि जो नेपोलियन हिल थे, उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, जो कि एक बहुत बड़े बिज़नेस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये नेपोलियन हिल की पिक्चर हैं, जब वो यंग थे और जब वो ओल्ड थे। तो जब वो एंड्रयू कार्नेगी मतलब जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने वहाँ के यूएस के, तो उनसे वो मिले और उनसे उन्होंने जानना चाहा कि कैसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ और आपकी सक्सेस का क्या कारण है? तब एंड्रयू कार्नेगी ने उनसे बोला कि आप एक सर्वे करें, आप थोड़ा पढ़ें लोगों के बारे में कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे क्या कॉमन चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छी लगी एंड्रयू कार्नेगी की और उन्होंने फिर क्या किया कि कम से कम 500-600 लोग जो सक्सेसफुल थे, उनके बारे में डीप स्टडी किया कि उनका क्या कारण था, कैसे वो सिमिलर थे आपस में, क्या-क्या उनके कारण किस-किस कारण से उनको सक्सेस मिली थी। और उन्होंने जो उनके सक्सेस का जो फ़ॉर्मूला था, वो इस बुक में डाला। ये 1937 में बुक लिखी गई, बहुत साल पहले लिखी गई है, लेकिन ये बेस्ट सेलिंग बुक्स में से है वर्ल्ड की, जो कि जिसकी ना मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी हैं और जो लोगों ने अपनी-अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इसको बार-बार पढ़ा है। आप कहीं भी यूट्यूब पर या उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको कई बार पढ़ा और अपने जीवन में उतार लिया। ये बुक वाक़ई शानदार है। जिन लोगों को इसके बारे में पता है या जिन लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से डीप इसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वाक़ई सक्सेस हासिल करी है। तो उन्होंने इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स बताए हैं सक्सेस से रिलेटेड कि आप अगर इन 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो आपको अपने जो बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन है या करियर है, जिसमें भी या कोई भी रिलेशनशिप भी ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, किसी में भी चीज़ में आप अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप मनी से रिलेटेड ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप जिस भी फ़ील्ड में ये 13 प्रिंसिपल लगाएँगे, आपको उस फ़ील्ड में सक्सेस मिलेगी, बशर्ते आप उस एंगल से उन वाले प्रिंसिपल्स को उस चीज़ में लगाइए। अगर रिलेशनशिप में लगाना है तो जो 13 प्रिंसिपल है वो रिलेशनशिप को सोचकर लगाइए, हेल्थ में लगाना है तो हेल्थ को सोचकर लगाइए। इस तरह से उन्होंने इस बुक को लिखा है और इतना उनका डीप स्टडी रहा है, सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, इस बुक में उन्होंने बार-बार कई लोगों के बारे में उनकी जीवनी बताई है कि कैसे वो एक छोटे आदमी से सक्सेसफुल हुए और कैसे उन्हें हर चीज़ दुनिया में मिली। तो उन्होंने जो ये बताया है कि जो 13 स्टेप्स हैं, वो ये हैं, डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसिजन, पर्सिस्टेंस, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ ब्रेन, द सिक्स्थ सेंस। तो इनके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में आज पढ़ेंगे। बाकी मैंने पूरे ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो कि 2nd चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर उनका इंट्रोडक्शन चैप्टर है और 15 चैप्टर उनका क्लोजिंग वाला जो समरी चैप्टर है कि आप डर को कैसे भगा सकते हैं, तो फ़ियर को लेकर है। बाकी सेकंड से लेकर जो 14 चैप्टर है वो उन्होंने इस जो अपने जो 13 प्रिंसिपल है उसमें कवर कर रखे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में आज जानेंगे।
तो जो एंड्रयू कार्नेगी हैं, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। स्टील, इनकी जो इंडस्ट्री थी वो स्टील इंडस्ट्री थी, और इन्होंने जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका थे एक टाइम में। और ये हैं बार्न्स बार्न्स और एडिसन। बार्न्स और एडिसन के बारे में इसलिए उन्होंने पहले बताया है कि बार्न्स को एक इच्छा जागी कि वो एडिसन के साथ मिलकर कुछ काम करें। बार्न्स कुछ भी नहीं थे, वो एक छोटे से शहर से एडिसन को मिलने आए। एडिसन एक इतने बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उनके जो घर में उनके जो भी उनका काम का जो जगह थी, वहां पर स्वीपर का काम करना भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें एडिसन के साथ काम करना था। 2 साल बीत जाते हैं और एडिसन एक बार कुछ यंत्र बनाते हैं जो कि कहीं नहीं बिक कोई उनको बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। तब बार्न्स कहते हैं उनसे कि मैं आपका ये यंत्र बेचूंगा। तब बार्न्स को वो यंत्र बेचने के लिए एडिसन दे देते हैं, और बार्न्स वो यंत्र बेचकर दिखाते हैं। तब उन्होंने ये बताया है कि कैसे जो हमारी एक इच्छा होती है, कैसे वो फुलफिल हो जाती है जब हम डीप अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच लेते हैं, बिना किसी डाउट के, कि मुझे वो पाना है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि एडविन बार्न्स ने कैसे एडिसन के साथ कुछ भी काम करके अपना लक्ष्य को पाया। तो जो फर्स्ट चीज हमारे लाइफ में आती है, वो जो अगर हम चलेंगे आगे, तो वो होता है आइडिया, मतलब विचार। अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आया है, तो उसको कैसे हम अपनी लाइफ में किस चीज में कन्वर्ट करें, एक थिंग में, वस्तु में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब उस चीज को, जो विचार है उसको रियल लाइफ में कैसे लेकर आए, वो होता है आइडिया। तो ये जो नेपोलियन हिल ने बताया कि हमारे हमें अंदर से जो मस्तिष्क में हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या सोचता है, उस पर बहुत डिपेंडेंट है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और उसमें विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। तो उन्होंने ये लाइन इतनी अच्छी कही है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी सोच है, वो ही हमारी लाइफ बना रही है। और अगर हमने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। और ऐसे ही ये जो सारे सक्सेसफुल लोग थे, वो इतने एडमेंट थे, इतने जिद्दी थे, कि उन लोगों ने ये करके दिखाया जो उन्होंने सोचा। तो जो आइडिया है वो हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है, ये उनका फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया। अब जो फर्स्ट स्टेप है, जो हमारा इसका फर्स्ट स्टेप ऑफ नेपोलियन हिल है, जो उन्होंने सक्सेस के लिए बताया, वो है डिजायर, मतलब इच्छा। कि मेरे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, मेरे अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, क्या मेरा गोल है, वो मुझे पता होना चाहिए। अब मेरी वो जो डिजायर है, वो सिर्फ एक विश नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मुझे ना बस 10 करोड़ रुपए चाहिए, या मुझे एक सक्सेसफुल 10 करोड़ वाला बिजनेस लगाना है जिसमें मुझे अर्निंग 10 करोड़ हो। तो बस मेरी विश नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना उसमें बर्निंग डिजायर होना चाहिए, मतलब इतना मुझे सोते जागते उठते बैठते बस मुझे अपना गोल दिखाई दे। जैसे कि एक आदमी को जब हम पानी के अंदर गिराते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, उसका सर पकड़ नीचे कर देते हैं, तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसे ही हमारे अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मतलब मुझे ये जो मेरा जो गोल है वो मेरा फुलफिल होना चाहिए। उस तरह की मुझे एक चाह, एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग मेरा डिजायर होना चाहिए। तो डिजायर क्या होता है? जो कि मेरे अंदर है, और मैं उसको पाकर रहूंगा, और वो मेरा क्लियर गोल है। मतलब मैंने क्लैरिटी से, मुझे पता है कि मुझे ये चाहिए, जैसे एडविन बार्न्स को पता था कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है। ऐसे ही आप अपना गोल ऐसा बनाइए जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं, जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर हैं, और उसको गोल को आप एक जगह लिख कर रखिए। बार बार उसको देखिए, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन जानता है। कोई भी हैबिट को बनाने में वो रेपिटेशन मांगता है, कि रेपिटेशन, जब भी हम कोई चीज बार बार करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ऐसे ही हमें जो हमारा गोल है वो रिपीटेटिवली हमें याद रखना है, और एक दृढ़, मतलब एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मतलब कि मुझे ये लेकर आना है, मुझे ये पाकर रहना है। मेरा ये जो गोल है, वो चाहे मेरा कितना बड़ा गोल है, चाहे मुझे दुनिया कुछ कहे, चाहे मुझे समाज कुछ कहे, लेकिन मैं ये पाके रहूंगा। तो इतनी चीजें हमें वो दिमाग में बनानी है। तो इसमें नेपोलियन हिल कहते हैं कि मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती, सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतान है, मतलब गरीबी भी हमारा विचार है,
अमीरी भी हमारा विचार है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज़ दैट वी शुड हैव अ बिल्कुल वैसा वाला डिज़ायर जो कि आप पा सकते हो। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो 13 प्रिंसिपल है उनमें से। अब उन्होंने उस जो जो हमारा डिज़ायर है, उसके 6 स्टेप्स बताए कि आप उसको पाने के लिए क्या करें। तो जो फर्स्ट स्टेप है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना एग्ज़ैक्ट अमाउंट आपको चाहिए, कितना एग्ज़ैक्ट अमाउंट आप कमाना चाहते हैं, वो एग्ज़ैक्ट अमाउंट आप फ़िक्स कर लिए। ऐसे ऐसे मत बोलिए कि मैं धनवान बन जाऊँगा, मैं चाहता हूँ मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। नहीं, आपको एक फ़िक्स अमाउंट बताना होगा कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 करोड़ चाहिए। तो आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट पता होना चाहिए कि मुझे इतना कमाना है या मुझे इतना चाहिए। मतलब मुझे अपने बिज़नेस में फ़िक्स 50 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफ़िट होना चाहिए। ये आपको क्लैरिटी से पता हो। ये नहीं कि मेरा बिज़नेस ग्रो कर जाए, ये नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए, जितना आप क्लियर होंगे अपने गोल के बारे में उतना अच्छा होता है। तो फर्स्ट स्टेप इनका ये है कि आपको एग्ज़ैक्ट अमाउंट एकदम क्लियर आपका गोल होना चाहिए। अब सेकंड है कि आप इच्छित धन के बदले में वास्तव में क्या देने को तैयार हैं? क्या आप सर्विस कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? उन्हें ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना डेडिकेशन से अपना जो भी मेरा गोल है, उसको मैं कितना कितना उसके लिए सक्षम हूँ, प्लस मैं कितना उस पर टाइम दे सकता हूँ, कितना मेरे अंदर वो जज़्बा है, वो अंदर से वो करने का कि घर गुज़रने का कि मुझे ये पाना ही पाना है। अब थर्ड है कि आप एक पर्टिकुलर डेट कर दीजिए। वो 1 महीना भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 2 साल, 1 साल, जो भी है, कि मुझे इस टाइम में इतना मनी मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो डिज़ायर है मेरी, उसके लिए मुझे एक डेफ़िनिट प्लान बनाना है, कि उस प्लान पे मैं काम करूँगा, इस तरीके से मैं चलूँगा और ये ऐसे मुझे लिख जाएगा। और ये जो मेरा जो जितना भी चीज़ें हैं, वो मैं एक नोटबुक में लिख कर रखूँगा और उसको उस जो लिखी हुई जो चीज़ है, जो मैंने लिखी हुई है, उसको मैं बार-बार रोज़ सुबह उठकर और रात में सोते हुए पढ़ूँगा। तो ये जो 6 स्टेप हैं, इन्होंने बार-बार अपनी हर चैप्टर में इसके बारे में मोस्टली हर चैप्टर में बताया है कि आप इन्हें याद रखें। आप इनको इस तरह से याद रखें कि ये आपके दिमाग में बस जाएँ और जब आपके दिमाग में जो बस जाती है वो चीज़, वो यूनिवर्स आपको देने लगती है। इसलिए उन्होंने इन स्टेप्स को 6 स्टेप्स को लिखा बताया है और जो भी आप लिखें वो प्रेज़ेंट टेंस में लिखें। ये जो 6 स्टेप्स हैं वो प्रेज़ेंट टेंस में लिखें। उनको फ्यूचर टेंस में ना लिखें क्योंकि आपका डिज़ायर वांट नहीं होना चाहिए, आपको मिल गया है ऐसा होना चाहिए। जब आप यूनिवर्स को ये बताते हैं कि आपको ये चीज़ मिल गई है, तो यूनिवर्स आपको फटाफट देने लगता है क्योंकि वो जान गया है कि आप में आपके अंदर वो अबंडेंस है, वो वाली फीलिंग है। तो इसलिए इसको प्रेज़ेंट टेंस में जो भी लिखें, वो प्रेज़ेंट टेंस में लिखें। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। अब उनका सेकंड स्टेप है फेथ। मतलब मुझे आस्था, मुझे विश्वास होना चाहिए, जो भी मैंने अपना प्लान बनाया है, उसके बारे में मुझे 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा प्लान शायद नहीं होगा। मैंने सपना देखा, मैंने सपना या मेरा जो ड्रीम है, मेरी विश है कि 50 करोड़ रुपए मुझे 2 साल के बाद मेरे बिज़नेस में मिलेंगे और अगर मैं उसमें डाउट ले आती हूँ कि अरे! मेरे पास तो इतना टैलेंट नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकूँ, मेरे पास तो इतना कैलिबर नहीं है, मेरे पास तो मैन पावर नहीं है, मेरे पास तो इतना एक्स, वाई, ज़ेड मैंने इतने सारे उसमें डाउट ले आई। कभी एक डाउट ले आई, कभी दूसरा डाउट ले आई, मैं आगे चली और मेरे को 1-2 फेलियर मिले, फिर मुझे डाउट हुआ नहीं ये तो मुझे मिल नहीं सकता है या जो मैंने इन्वेस्ट किया वो भी मैंने गँवा दिया। तो वो चीज़ नहीं लानी है, वो चीज़ लानी ही नहीं है मतलब जो आपने सपना देखा है उसमें 100% आपको विश्वास रखना है। उसमें ये नहीं देखना है कि ये मुझे नहीं मिलेगा या मुझे उसमें नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर आप जितनी चीज़ें नेगेटिव लेकर आओगे वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा, वो आपका सक्सेसफुल सपना नहीं बनेगा, वो आपका डिज़ायर वो बर्निंग डिज़ायर है ही नहीं अगर आप उसमें डाउट ले आते हैं। तो हमें उसमें पूरी आस्था रखनी है। धीरूभाई अंबानी ने भी जो आपको पता ही है उन्होंने रिलायंस में जो उन्होंने इंडस्ट्री सेट की थी, उन्होंने भी एक सपना देखा था और विश्वास किया, इसलिए वो एक छोटे से कपड़ा बेचने वाले इंसान थे और वो इतने बड़े आदमी बन गए। तो जब हम छोटी-सी भी चीज़ कोई है, अगर हम कोई छोटा इंसान है या हमारे पास इतना फंड नहीं है और हम बड़ा सपना देख रहे हैं, तो विश्वास रखिए। विश्वास सब कुछ दिलाता है, यही नेपोलियन हिल ने कहा है
और ऐसा ही बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि आप विश्वास जब रखेंगे, तो आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं। अब इन्होंने सेकंड जो थर्ड चैप्टर है, उसमें हमें एक स्टोरी बताई है आर.यू. डर्बी की, जिन्होंने ये बताया है कि जब वो सोना खोदने जाते हैं, तो वो खोदते हैं, खोदते हैं, खोदते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद वो थक जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अब चलो छोड़ो। वो एक मशीन लेके जाते हैं और कि अब नहीं होगा, शायद इसमें सोना है ही नहीं खदान में, और वो मशीन बेच देते हैं एक आदमी को, और वो आदमी दिमाग लगाता है और वो एक इंजीनियर को ले जाकर फिर वहीं से खोदना शुरू करता है और उनको वो सोना मिल जाता है। तो उन्होंने बताया नेवर स्टॉप ट्राइंग। आप जब स्टॉप कर देते हो ट्राई करने को, जब जिस समय आप स्टॉप करते हो उससे 2 कदम ही आगे मंजिल होती है। तो आप ध्यान रखें कि जब मंजिल आने वाली होती है, उस समय अपने हथियार ना गिराएँ, उस समय थके नहीं, क्योंकि जब जिस समय ये सक्सेस का मंत्रा है कि जब आपको सक्सेस मिलने वाली होती है, उससे पहले ही आप हथियार डाल देते हो। उसके बाद आर.यू. डर्बी को ये समझ में आता है, उसके बाद वो बहुत सफल सेल्समैन बनते हैं और बहुत सफलता उनको हासिल होती है, क्योंकि उनको ये मंत्रा पता चल गया होता है कि जो सक्सेस है, फेलियर से जस्ट पहले आने वाली होती है, मतलब जस्ट बाद में आने वाली होती है। जैसे ही फेलियर आपको लगता है बार-बार, बार-बार फेलियर आते हैं, लेकिन एंड वो उसका जो सक्सेस का है, मान लीजिए कि ये आने वाला है इसलिए आपको फेलियर मिल रहे हैं। तो नेवर स्टॉप ट्राइंग, ये उनका ये मानना है नेपोलियन हिल का। और उन्होंने इस तरह से ये बताया कि कैसे हम जो सेकंड स्टेप है, फेथ है, उसमें हम कैसे अपना विश्वास रखें। अब उन्होंने थर्ड बताया कि ऑटो सजेशंस मतलब आत्म सुझाव, कि जो भी हमने सपना देखा है, उसको दिन-रात याद करिए। उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। उसके लिए आप अफ़र्मेशंस बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ये मिल सकता है, ये मुझे मिल गया है, ये मेरी लाइफ़ में है, मुझे 50 करोड़ मिल रहे हैं और मैं ऐसा कर रहा हूँ, या आपने किसी भी चीज़ का सपना देखा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए और उसके लिए आपको पॉज़िटिव पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देने हैं अपने लिए। जितना आप पॉज़िटिव देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। ऑटो सजेशन मतलब अपने दिमाग को उस तरह से बिल्ड करना अफ़र्मेशंस देके कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप उस चीज़ के लिए काबिल हैं। क्योंकि हम जब बड़ा सपना देखते हैं या छोटा भी देखते हैं, तो हम कभी न कभी डाउट में आ जाते हैं, हम कभी न कभी एकदम हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं जब हमें फेलियर मिलता है। तो ऑटो सजेशन वहाँ काम करता है कि आपको या तो मिरर में जाके बोलिए या कहीं भी आप देखकर बोलिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और ये बार-बार आपको दिलासा देनी है अपने अपने आप को कि आप जो भी हैं, वो इस जो भी आपने गोल देखा है उसके काबिल हैं। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुश्किल, हर सफलता, हर दुःख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का भी बीज छुपा रहता है। तो जब भी कोई मुश्किल आए, तो ये सोच लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ मेरा लाभ होने वाला है और मुझे आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अफ़र्मेशंस अपनी लाइफ़ में लेकर आइए। दिन सुबह उठ के, रात में या जिस टाइम आपको टाइम मिले, अफ़र्मेशंस अपनी लाइफ़ में बोलते रहिए और अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखिए कि आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को एक बार पूछा गया कि आपके पास तो इतनी नॉलेज है नहीं, तो आपने ये इतना पैसा कैसे कमाया? तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस जो प्रेस वाला था जिसने ये बात छापी थी, उस पर दावा कर दिया और उन्होंने ये बोला उनको कि मेरे को नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी बढ़िया टीम है कि अगर मैं किसी से भी पूछूँ तो मुझे नॉलेज मिल जाएगी। तो जो हमारा जो 4th प्रिंसिपल है, इनकी ही बात पर आधारित है कि स्पेशलाइज़्ड नॉलेज, जो स्पेशलाइज़्ड नॉलेज है, उन्होंने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि जो नॉलेज है हमें बुक से ही मिले। हम बहुत सारा ज्ञान बहुत सारी जगह से ढूँढ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कूल में ही हर चीज़ मिले। तो हम कोई मेंटर ढूँढ सकते हैं अपना, या फिर हम कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या कोई टैलेंट अपना जो है उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है वो कर सकते हैं। अब तो इतना वास्ट हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, तो अपनी जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाते रहिए, स्पेशलाइज़्ड कर दीजिए अपने टैलेंट को। जो भी आपके पास जो छोटी चीज़ है, मतलब मान लीजिए आपके पास एक छोटा-सा टैलेंट है, उसको
उस टैलेंट को बड़ा करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। मान लीजिए आप एक पेंटर हैं, आप एक पेंटिंग बनाते हैं, अभी आपको पेंटिंग के बारे में क्या-क्या पता करना है, कौन-कौन से बड़े-बड़े पेंटर थे, उनकी क्या शैलियाँ थी, उन्होंने क्या-क्या किया, कहाँ पर बड़े-बड़े म्यूज़ियम हैं पेंटिंग के, वो किधर-किधर हैं और आप मतलब उनसे इंस्पायर करने के लिए, उसके बारे में अथाह ज्ञान करने के लिए कौन-कौन सी पेंटिंग की तरीके होते हैं, वो सब आपको उसके बारे में फिर आप जानिए, स्पेशलाइज़्ड नॉलेज उसके बारे में गेन करिए। जिस भी फ़ील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप और ज्ञान हासिल करिए। ये नेपोलियन हिल का मानना है कि आप जिस भी चीज़ों में जाएँगे, तो आपको और ज्ञान जितना आप उसके बारे में करेंगे, सेमिनार्स, बुक्स जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगी और आपकी जो सक्सेस है उसमें अ, आगे लेकर जाएगी आपको। ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ प्लानिंग के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो शिक्षित है, वो ही हर चीज़ कर सकता है या उसी के पास ये है, शिक्षा बहुत काम आती है। लेकिन जो अशिक्षित आदमी है या उसके पास कम नॉलेज है या कम पढ़ा-लिखा है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन या अपने जो विल पावर है, उसको आगे बढ़ाकर वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वो ही विशेषज्ञ ज्ञान आपको किसी भी नुक्कड़ से मिल जाएगा, किसी भी नुक्कड़ पर। तो वो बोल रहे हैं कि जो विशेषज्ञ ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है कि जो कि कोई बहुत ही जो विशेषज्ञ जो पढ़े-लिखे लोग देते हैं और एक सिंपल जो ज्ञान है वो किसी के पास भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सक्सेस के लिए सिर्फ़ पढ़ाई ही ज़रूरी है और उन्होंने इसको बार-बार बताया भी है कि वो पढ़ाई के खिलाफ नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसमें भी कॉमन सेंस और जिसमें भी आगे बढ़ने की इच्छा होगी, वो अपने आप ही नॉलेज गेन कर लेता है, वो अपने आप ही उस तरफ चलता चला जाता है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइज़ प्लानिंग के ऊपर। स्पेशलाइज़ नॉलेज पर, सॉरी स्पेशलाइज़ नॉलेज नॉलेज पर था। अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है इमेजिनेशन। उन्होंने बोला उन्होंने इसमें इस चैप्टर में बताया है कि कैसे कोको कोला कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने कैसे एक केटल ढूँढी जिसमें उन्होंने अपना कुछ इंग्रीडिएंट पता था, उन्हें कुछ डाला था, किसी ने बताया था और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन उसमें डाली और कोको कोला जो कंपनी है, वो आगे निकल के आई। उन्होंने कैसे उसकी मार्केटिंग की, कैसे वो इतना बड़ा ब्रांड बना, वो इसमें उन्होंने बताया है। आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो हर चैप्टर में जो एग्ज़ाम्पल दी है, वो आपको जब बुक में पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं और कैसे हमारी जो इमेजिनेशन है, काम में आती है हमारा जो भी सक्सेस है। अब 2 तरह की इमेजिनेशन उन्होंने बताई कि सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है कि जो ऑलरेडी इसमें है, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है। एक मोबाइल ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है। अब हम उसमें जो दोबारा-दोबारा जो उसके अपग्रेड करते हैं कि अब ये वाला मॉडल आ गया, अब इसका अपग्रेडेशन ये हो गया। जो अपग्रेडेशन होता है वो ऑलरेडी है। सिंथेटिक नॉलेज जो चीज़ है, उसी को आप अपग्रेड कर रहे हो, उसी से ही और चीज़ें इन्वेंट कर रहे हो। और क्रिएटिव है कि आपने पहली बार किया। जैसे कि अ एरोप्लेन का हुआ आविष्कार, बल्ब का आविष्कार हुआ, तो ये क्या था क्रिएटिव थी, किसी की क्रिएटिविटी थी कि फर्स्ट टाइम किसी ने उसको सोचा और क्रिएट किया। तो उन्होंने बोला है कि अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ाइए। सिंथेटिक इमेजिनेशन तो बढ़ ही जाती है, लेकिन अपनी जितनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को जितने सोच सकते हैं आप, जितना विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जितना मूवी की तरह से अपने गोल को देख सकते हैं, उतना आप देखिए। तो आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये हमारा था 5th पॉइंट। अब 6th जो चैप्टर था उनका, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर था, उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ प्लानिंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के द्वारा हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। उन्होंने उसमें बताया कि कैसे एक लीडर में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या-क्या एक लीडर में क्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे हम अपना रिज़्यूमे लिखें, कैसे हम अपनी खुद की मार्केटिंग करें, कैसे अपनी एडवर्टाइज़िंग करें, कैसे अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना डिटेल चैप्टर है, इसको ज़रूर पढ़िए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आगे बढ़ना कैसा ज़रूरी है और इसके लिए हम कितनी प्लानिंग करनी चाहिए। पूरा प्लानिंग है इसमें अच्छी तरह से, जो आप कहीं और ढूँढते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़िए। 6th चैप्टर जो है, वो बहुत अच्छा 6th जो स्टेप है, लेकिन है ये 7th चैप्टर, तो ये 7th चैप्टर आप ज़रूर पढ़िए
और उसमें अपने बारे में एनालिसिस ज़रूर करिए कि, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चंस हैं, वो अपने बारे में ऐसे एनालाइज़ करिए जैसे कि एक शत्रु, किसी जो शत्रु है वो आपके बारे में करता है, या किसी ऐसे इंसान से अपना एनालिसिस कराइए जो आपको बिल्कुल ठीक बोले। और जो-जो आप में कमियाँ हैं, उन कमियों को सुधार करिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये ऑर्गेनाइज़ प्लानिंग का चैप्टर आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, जो कि डिटेल्ड है, वो इतना छोटे में आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला जो 7th स्टेप होता है, वो है डिसीज़न, कि राइट टाइम पे आप क्या डिसीज़न लेते हैं? क्या आप डिसीज़न किसी और से पूछ के लेते हैं? क्या आप डिसीज़न मेकिंग में पीछे रहते हैं, या आप डिसीज़न के लिए हमेशा दूसरों की से मदद माँगते हैं, अपने डिसीज़न भी दूसरों से लेते हैं? तो उन्होंने बोला जितना क्विक डिसीज़न मेकर जो होगा, वो उतनी जल्दी डिसाइड करता है। उन्होंने इसमें हेनरी फोर्ड का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि हेनरी फोर्ड जो अपने डिसीज़न पर थे, वो हमेशा फ़र्म रहते थे। उन्हें जो लेना था, चाहे उन्हें ज़िद्दी माने, चाहे उन्हें कुछ भी बोला जाए, लेकिन वो अपनी चीज़ पर अड़े रहते थे, और उन्होंने वो कर दिखाया कि उन्होंने एक मॉडल बनाया था जो कार का था, और उनको किसी ने लाइक नहीं किया था, लेकिन वो अड़े रहे और उनका वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए जो अपना डिसीज़न है, अगर आपको पता है कि आप जो आपका जो काम है वो बिल्कुल ठीक है और उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो क्विक डिसीज़न मेकर बनिए। आप उसमें टालमटोल मत करिए, धीरे-धीरे मत करिए, क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटी है वो एक बार आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा आए। तो डिसीज़न जो आपका है राइट टाइम पर हो और राइट समय पर हो, तो वो काम करता है, और अगर आप उसको सोचते-सोचते रह जाएँगे तो डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। तो इसलिए डिसीज़न के लिए क्विकनेस होनी चाहिए, टालमटोल नहीं होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, समाज, दुनिया इसका वो नहीं होना चाहिए कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, या कोई क्रिटिसाइज़ करेगा मेरा डिसीज़न को। आप डिसीज़न ले लीजिए, बेफ़िक्र होके लीजिए, जो आपने गोल सेट किया है उसके लिए आपको तरह-तरह के डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए आप लेते रहिए। इस चैप्टर में उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया है कि कैसे 56 लोगों ने एक पिटीशन को साइन किया और उनका ये डिसीजन कैसे सक्सेसफुल हुआ, उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने पूरी अमेरिकन हिस्ट्री इस चैप्टर में बताई है, जिस किसी को इंटरेस्ट हो तो ये चैप्टर नंबर 8, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको पढ़ सकता है। तो उसमें ये जो जो साइन किया था पिटीशन, जो 1776 में अमेरिकन जब वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है, और डिसीजन मेकिंग के ऊपर उन्होंने अ, एक दिमाग लगाया है कि कैसे कि हमारा जो डिसीजन है वो राइट टाइम पे उन्होंने लिए और उन्होंने अमेरिका को इंडिपेंडेंट कराया। कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने अमेरिका को इंडिपेंडेंट कराया, जैसे कि हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर ने डिसीजंस लेकर, महात्मा गांधी ने अच्छा डिसीजन लेकर कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया, ऐसे ही उनकी फ्रीडम स्ट्रगल लिखी हुई है। अब हमारा जो 8th स्टेप है, वो है लगन, यानी कि परसिस्टेंस, कि कैसे आप जो भी आपने गोल लिया है, उसमें आप रुकेंगे नहीं। पर्सिस्टेंटली आप उसमें काम करते रहेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं ढूँढेंगे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं ढूँढेंगे कि मैं इस तरह से सफल हो जाऊँगा या कोई गलत काम करके सफल हो जाऊँगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जो गलत काम करके हमें सफलता मिलती है, वो अस्थायी होती है, वो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाती है। इसलिए आपको अगर सफलता पानी है, तो एक शॉर्टकट नहीं होता, उसका एक लॉन्ग मेथड ही होता है, उसी के द्वारा मिलती है। इसलिए आप अगर बार-बार फेल भी हो, तो आप डिस्करेज ना हों। आप उसको पाने की हमेशा जो चाह है, उसको बंद ना करें, उस पर फ़ेथ रखें। कितनी बार भी फेलियर हो, आप मत घबराएँ। उन्होंने बताया एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली। जब सक्सेस मिली, तो फिर उनकी सक्सेस भी देखने दिखाने लायक थी। इसलिए डिस्करेज ना होएँ, परसिस्टेंटली, परसिवियरेंस से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ़ में एज़ अ पर्सन भी, कि परसिस्टेंटली कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है। कहते हैं कि एक काम को अगर 1 घंटा रोज़ करेंगे तो आपको सफलता रोज़-रोज़, अगर आप 1 घंटा किसी बच्चे से बोला जाए कि बेटा 1 घंटा अगर आप डेली पढ़ लीजिए, तो आपको सफलता ऑटोमैटिकली मिल जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं, तो वही चीज़ अगर वो 1 घंटा डेली करें और अपना स्कूल से आके अपना जो भी चैप्टर है वो पढ़ें, जो भी टीचर ने पढ़ाया बस 1 घंटा दें, तो वो हो जाता है। तो वही उन्होंने बताया कि जो पर्सिस्टेंट होते हैं, जो डेली अपना कुछ ना कुछ करते हैं, उनको सफलता मिलती है। तो अपना पर्सिस्टेंट रहें अपने गोल को लेकर। अब 9th स्टेप है कि मास्टरमाइंड समूह, कि आपके पास जो लोग हैं आस-पास,
वो ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपको डिमोटिवेट करें। तो ऐसा मास्टरमाइंड मतलब आपका अगर जो भी काम है, जो भी आप प्रोफ़ेशन में हैं, मान लीजिए कि आप पेंटर हैं, तो आप अपने आस-पास ऐसे लोगों को पेंटर्स हैं या जो उससे रिलेटेड ही कोई कलर से रिलेटेड होगा या कोई कैनवस से रिलेटेड होगा, कोई ब्रशेज़ से रिलेटेड होगा या कोई पेंटर एक आध छोटे और भी 5-6 पेंटर्स आपके साथ होंगे। तो ऐसे जब लोगों को आप आस-पास रखेंगे, तो वो आप उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ उनसे बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आस-पास रखिए या फिर ऐसे भी लोगों को आस-पास रख सकते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेट करते हो। और हमेशा ध्यान रखें कि आप उनको क्या दे सकते हैं। अब वो ही आपको मोटिवेट ना करते रहें, आप उनको क्या दे सकते हैं, तो वो भी आपको पता करना है। और ऐसे ही लोगों का आप समूह अपने आस-पास ज़रूर रखें, जो आपको हमेशा गाइड करें, आपकी हर चीज़ में सलाह या आपको पॉज़िटिव ही दें, ये नहीं कि आपके से जेलस कर रहे हैं या आपको गलत सलाह दे रहे हैं, जो आपने प्लान बनाए हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आप ऐसे चारों तरफ वो सफल आदमी अगर जो भी आपके जो समूह है ऐसा रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत काम करेगा और उन्होंने ये भी बोला कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब उसके पास ऐसी टीम होती है, जब उस टीम के संग चलता है, तो उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। तो ऐसी अपनी टीम बनाइए, ऐसे लोगों के बारे में अपने आस-पास जो भी हैं, उनको सम्मिलित करिए अपने काम में, जो कि आपको टाइम-टाइम पे मदद कर सके। और उन्होंने इसमें बताया कि जो हेनरी फोर्ड थे, उनके फ्रेंड थॉमस ए एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरो और लथर बैंगी सारे लोग बहुत सक्सेसफुल लोग थे। कोई टायर कंपनी का मालिक था, कोई नेचुरलिस्ट था, कोई बॉटैनिस्ट था। तो ऐसे उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे लोग बनाए थे, जो उनको समय-समय पे सलाह देते थे और हँसी-ठिठोली भी होती थी, मशवरा भी होता था। हर चीज़ में उनका पार्टी भी होती थी, तो ऐसे लोगों को उन्होंने संग में रखा। तो ऐसा ही अपने आस-पास लोगों का समूह बनाइए या आस-पास अपने ऐसे फ्रेंड्स रखिए या आस-पास ऐसे लोग रखिए, जो आपको सही तरह से गाइड करें। अब जो स्टेप 10 है, वो है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये बहुत बढ़िया उन्होंने चैप्टर बताया है, जो कि किसी ने डिस्कस नहीं करा कि कैसे जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, उन्होंने बोला कि जो आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर सेक्सुअल पावर बहुत होती है और उन्होंने अपनी जो सेक्स की जो पावर है, जो भी सेक्सुअल पावर है, उसको कन्वर्ट किया होता है, रूपांतरण किया होता है, किसमें? अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी सक्सेस में। तो उन्होंने बोला है कि जो लोग ज़्यादा मतलब उन्होंने इसमें ये भी बताया कि कैसे जो लेडीज़ हैं, जिनकी लाइफ़ में बहुत अच्छा रोमांस रहा, जिनकी लाइफ़ में बहुत अच्छी वाइफ़ रही, जिनके लाइफ़ में बहुत अच्छा पार्टनर रहा, तो वो भी सक्सेस का एक कारण बना क्योंकि उससे उनको बहुत सैटिस्फैक्शन मिला, उनकी सेक्सुअल पावर को सैटिस्फैक्शन मिला, उनको इमोशनल बहुत सैटिस्फैक्शन मिला क्योंकि जितना आदमी इमोशनल सैटिस्फैक्शन देता है, जो आपका पार्टनर है, वो अ, उससे जो सेक्सुअल जो एनर्जी होती है वो और ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी होती है जितना आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो किसी से और बजाय जो आप क्योंकि सेक्स जो जो हमारी सेक्सुअल जो नीड है वो हम कहीं से भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा पर्सन है जिससे हम इमोशनली कनेक्टेड हैं और उससे हम अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो ज़्यादा हमें कहते हैं ना माइंड को सैटिस्फैक्शन देती है बजाय जो आप कहीं बाहर से कहीं भी से ले सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया और जिस समय मतलब उन्होंने बताया कि 40 के बाद जब हम इस चीज़ को अपनी समझते हैं और 40s के बाद हम जब इस चीज़ों को अपनी जो सेक्सुअल पावर है, उसको अगर हम उसमें बदल लेते हैं किसी क्रिएटिव उसमें थिंकिंग में या क्रिएटिव पावर में जो हमारे अंदर इतना जज़्बा है, इतना जो पावर है, उसको अगर हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे बजाय कि उल्टा-सीधा या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जगह अगर हम पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये भी कि कैसे हम अपनी जो पावर है, उसको जो सेक्सुअल पावर है, उसको चेंज करें, क्रिएटिव इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की तरफ बजाय कि कोई गलत मोड़ लें उसका। तो ये इस तरह से उन्होंने इसको डिटेल में समझाया है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन मतलब कैसे अपनी जो सेक्सुअल पावर है, उसको रूपांतरण करें अच्छाई की तरफ। ये वाला जो 11th स्टेप है वो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि हमें
रोजमर्रा के जो भी काम हैं उनमें मदद करता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग करता है, हमें डिसीजन हमें बताता है कि चलो मैं राइट पैर निकाल लूं, मैं राइट हाथ उठा दूं, ये जो मैंने हाथ उठाया है वो मेरा कॉन्शियस माइंड कह रहा है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? डाइजेशन, हमारे को नींद देता है, डाइजेशन करता है। हमारे अंदर जितनी भी जो इंटरनल एक्टिविटी हो रही है वो सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट वो करता है, उसको पकड़ता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता। उसको जो लॉजिकल माइंड बताता है, मतलब कॉन्शियस माइंड वो बताता है, वो उसे सच मान लेता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हो कि आप बेवकूफ हो, आपसे कोई काम नहीं होता, तो वो भी मान लेता है। और अगर आप किसी और के बारे में यही बात बोलते हो कि एक्स वाई जेड बेवकूफ है, तो उसको एक्स वाई जेड नहीं पता है, उसे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ आप पता हो, तो वो आपको ही सबको मान लेगा बेवकूफ हो। इसलिए अपने जो शब्द हैं वो ध्यान से बोलिए कि आप किसी और के बारे में बेवकूफ बोल रहे हो तो भी वो आपको मान रहा है, और अपने बारे में बोल रहे हो तो भी वो आपको बेवकूफ मान रहा है। तो इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कुछ नहीं पता कि कौन क्या है क्या नहीं है, सिर्फ उसे आपके बारे में पता है। तो इसलिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये फीड कर दीजिए कि आप एक पावरफुल इंसान हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप जो चाहें दुनिया में कर सकते हैं, आप बिल्कुल मनी मैग्नेट हैं, आपके पास पैसा भर-भर के आता है, आप अबंडेंट हैं, आपकी सोच बहुत ऊपर है, आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं। जब आप इस सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दे देंगे, उसको ये बता देंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड वो ही चीज़ें आपके पास लाने लगेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए, और उसको ये फीलिंग के साथ, बहुत अपने प्यारी वाली जो फीलिंग है, जो कि आपको प्यार मोहब्बत के टाइम आती है, जो आपको ग्रैटिट्यूड के टाइम आती है, अगर उस फीलिंग के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दे दिया कि आप 50 करोड़ के काबिल हैं और आपको ये मिलेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके पास वो परिस्थितियां ले आएगा, वो तरीके ले आएगा, और आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो आपको ये देखना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो पॉज़िटिव होनी चाहिए। उसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो उतनी ही देरी से आपका जो गोल है मैनिफेस्ट होएगा। इसलिए जो भी फीलिंग्स हैं, उस पर ध्यान दें। जो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकल रही हैं, वो कैसी निकल रही हैं? जैसे कि आपको कोई जब हमें कोई किसी से प्यार हो जाता है, या हमारा जो बच्चा है जिसके लिए हम इतना जो वाइब्रेशन निकालते हैं ना, वो वाली वाइब्रेशन आपको अपने गोल को लेकर आनी चाहिए। और वो वाला प्यार आपको अंदर से निकालना चाहिए, और जो सोच है सकारात्मक होनी चाहिए। तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको वो ही ला कर देगा जो आप चाहते हैं। तो इसका जो चैप्टर है उन्होंने इसमें यही बताया है। उन्होंने हमें बताया है कि जो हमारे 7 प्रमुख सकारात्मक भाव होते हैं, वो होता है इच्छा का भाव, आस्था का भाव, मतलब हम क्या डिज़ायर करते हैं, हमारी क्या फ़ेथ है, हमें लव का, सेक्स का, जो हमारा एक्साइटमेंट है ना? जो हमारा रोमांस है, जो हमारी आशा है, जो उसका ये भाव है, ये सकारात्मक है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी के भाव होते हैं। अगर हम इस भावों में हायर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड, लव और ये इच्छा, हमेशा फेथ, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, और हमारा जो गोल है वो हमेशा बहुत फटाफट मैनिफेस्ट होगा। वहीं अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार क्या होते हैं कि हम फियर, किसी चीज के लिए डरते हैं, किसी किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से बदला लेने की, प्रतिशोध की भावना है हमारे अंदर लालच है किसी चीज को लेकर, कोई अंधविश्वास रखते हैं या गुस्सा क्रोध रखते हैं, तो ये हम लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि यूजली ह्यूमन बीइंग इसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। वो हायर फ्रीक्वेंसी में, मतलब सकारात्मक भावों में जा ही नहीं पाता है, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इन सब चीज़ों से परे हैं, उनको ये दिमाग ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, या मुझे किसी से बदला लेना है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपके आस-पास कोई सक्सेसफुल आदमी है, या आपने किसी की जीवनी पढ़ी है, तो आप उनके अंदर ये चीज़ें नहीं देखेंगे। वो इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट बहुत कम करते हैं, या उन्हें बहुत कभी गुस्सा आ जाएगा या कभी कुछ हो जाएगा। उनका सिर्फ़ एक एम होता है हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी में रहना, और उसमें ही वो वाइब्रेट करते हैं, और उन्हें वो जो जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं उनको फटाफट मिल जाती हैं। तो ध्यान रखिए आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं।
उसके बाद उन्होंने बताया जो 12th स्टेप है हमारी सक्सेस का, वो है हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। उसमें भी उन्होंने अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग करी है। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट, मतलब हमारा जो भी सोच है, हमारा जो भी गोल है, वो एनर्जी है, वो हमारे अंदर से निकली और वो चीज़ इस दुनिया में है। मान लो मैंने एक गोल लेके चली हूँ मैं इस बुक अभी जो पढ़ाते समय, वो ये है कि मेरे पास मुझे 50 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो 50 करोड़ रुपए इस यूनिवर्स में है। और जब मेरी जो वाइब्रेशन है उस 50 करोड़ की फ्रीक्वेंसी से, उस एनर्जी से जब मिलेगी, तब मेरा ये गोल मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हमारी वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा काम करती है। और वाइब्रेशन हमारी कब काम करेगी? जब हम हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तो हम नीचे ही रह जाएंगे और जो पैसे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच नहीं कर पाएंगे। तो पैसे की फ्रीक्वेंसी को, जो भी आपने गोल देखा है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना पड़ेगा। अपने माइंड को ये बताना पड़ेगा कि आप ये पाने के काबिल हैं और आप ये पा चुके हैं। जिस समय आपने अगर ये बता दिया, वो आपको वो ही चीजें ला कर देगा। जब आप ये चीजें करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलने लगेंगी। अब उन्होंने 13 स्टेप बताया, वो है हमारा 13 स्टेप, वो है सिक्स्थ सेंस। जो हमारा सिक्स्थ सेंस है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। उन्होंने ये बताया कि अगर आपने ये 12 स्टेप अच्छी तरह से फॉलो कर लिए तो जो आपका सिक्स्थ सेंस है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। इस चैप्टर में उन्होंने अपने इनविजिबल काउंसलर के बारे में बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, चैप्टर नंबर 14, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो उनके 9 जेम्स, 9 जो लोग थे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल, एडिसन और ये जो हेनरी फोर्ड उनके आसपास रहते थे। जब भी उन्हें कोई सुझाव चाहिए होता था तो वो उनको, उनके बारे में सोचते थे और वो उनको, अब्राहम लिंकन उनको कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ एडिसन जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने चारों तरफ ये लोगों का समूह बना रखा था और उनकी जो सिक्स सेंस है वो यही थी कि वो उनको जवाब दे रहे हैं और वो फिर उस डिसीजन से काम ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें और 50 लोगों को ऐड किया और उन्होंने कैसे अपनी सिक्स सेंस को डेवलप किया। ऐसे ही हर इंसान अपनी सिक्स सेंस को डेवलप कर सकता है अपने बारे में। जब आप उसके बारे में बहुत ध्यान से अपने जो गट फीलिंग है उसको सोचेंगे तो अपनी, आपकी जो गट फीलिंग बार बार आपको जो बोलती है और आप उसको अमल करते चले जाएंगे, तो आपका सिक्स सेंस भी अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ये उन्होंने बहुत बताया, इसमें डिटेल में बताया कि कैसे हम अपने जो आसपास है या अपने जो विचार हैं उनको कैसे अपने अंदर ही कैसे अपने अपने आप से ही उसको क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, जो अपने आंसर हैं वो खुद मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से पूछने जाते हैं तो वो उसको हमारे बारे में नहीं पता है और वो अपनी सोच से आंसर करता है। तो हमें अपनी ही सोच से, अपने द्वारा ही वो चीजें यूनिवर्स से मांगनी चाहिए। और उसको मांगने का तरीका है मेडिटेशन की, ध्यान से बैठें, ध्यान में बैठें, अपने आप को शिथिल करें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक जाएं और रोज ये प्रैक्टिस करें। और जब धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो सिक्स सेंस है वो डेवलप हो जाएगी और वो आपको अपने आप ही आंसर करने लगेगी। जो भी आपकी रुकावटें आती हैं या जो भी आपके चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, वो बताने लगेंगी। तो इस तरह से उन्होंने ये 13 स्टेप्स बताए। बहुत ही बढ़िया ये रहा इनका पूरा जो स्टेप्स थे, जिसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेप था हमारा, एक बार दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे हमारे को बताया कि कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट है डिजायर, मतलब हमारे को क्या इच्छा है, हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति। सेकंड है कि किस पर, उस पर कितना विश्वास है आपको, उस पर जो भी आपने जो गोल देखा है, जो उन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं उसको आप लिखिए अपने एक रजिस्टर में या किसी नोटबुक में और उसको कैसे दोहराएं, उसको फेथ रखें। फिर आपने कैसे आत्म सुझाव दें, अपने ऑटो सजेशन। फिर कैसे आप अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करें। फिर इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ाएं, विजुलाइज करें, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लें, परसिस्टेंटली काम करें, कंसिस्टेंसी से, परसिवियरेंस से काम करते रहें, झुके नहीं, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर ऑर्गेनाइज प्लानिंग की, कैसे अपना रेज्यूमे बनाएं, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें, कैसे आप अपने को मार्केट करें और कैसे अपना सेल्फ एनालिसिस करें, ये उन्होंने ऑर्गेनाइज प्लानिंग में बताया।
फिर पावर ऑफ मास्टरमाइंड कि अपने आसपास कितने अच्छे लोगों को आसपास रखें, उनकी सलाह लें, उनको क्या आप दे सकते हैं वो भी सोचें। फिर सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की कैसे अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको पावरफुल एनर्जी में मतलब क्रिएटिव एनर्जी और सक्सेस की तरफ कैसे लेकर जाएँ। फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया। फिर हमारा जो ब्रेन है किस तरह से एक्टिवेट करता है, किस तरह से उसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, उन्होंने इसके बारे में बताया। और फिर सिक्स्थ सेंस मतलब कि जो छठी इंद्रिय है हमारी कैसे जागृत हो सकती है, कैसे हम अपनी जो छठी इंद्री को जो कि भगवान ही जागृत कर पाए हैं, लेकिन हम भी अपनी जो मेडिटेशन है या अपने पास जो बार-बार सोचकर अपनी गट फीलिंग की बात मानकर कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया। लास्ट चैप्टर उनका बहुत बढ़िया है। अगर रख सकते थे तो ये फर्स्ट चैप्टर भी रख सकते थे जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारे अंदर डर पैदा होते हैं और उन डर के कारण हम पीछे रह जाते हैं। कई बार हमारे अंदर गरीबी का डर होता है, कई बार हमारे अंदर आलोचना का कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर देगा, गरीबी का डर है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, क्रिटिसिज़्म का डर होता है, फिर हमें बुरे स्वास्थ्य का डर होता है कि कैसे कि शायद मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहे इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा या मैं ज़्यादा काम करूँगा तो कुछ हो जाएगा। फिर किसी के लव्ड वन का खोने का डर होता है कि अगर मैंने ज़्यादा काम कर लिया तो कहीं ये गुस्सा नहीं हो जाए, ये मुझे छोड़कर नहीं चला जाए या मेरा काम रह गया तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये भी होता है बहुत बुढ़ापे का डर, मोस्टली लोगों को होता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए बुढ़ापे के लिए तो मैं इन्वेस्ट ना करूँ अपना पैसा क्योंकि ये तो मैं इन्वेस्ट करके रखूँ, बुढ़ापे में ज़रूरत आएगी तो बुढ़ापे का डर होता है। फिर मौत का डर कि शायद मैं मर जाऊँगा, तो अब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है या कुछ भी तरह से इन्होंने 6 आपको भूत बताए हैं कि इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से इनको अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, किस तरह से आप गरीबी के डर को ये करके कर सकते हैं कि गरीबी सिर्फ़ दिमाग की उपज है, हमारे अंदर ऐसा कोई अमीर या गरीब पैदा नहीं होता है, सिर्फ़ हमारा दिमाग ही हमें गरीब और अमीर बनाता है। आलोचना का डर ऐसे निकाल सकते हैं कि हम दूसरे पर दिमाग ही ना लगाएँ कि कोई हमसे क्या कह रहा है या क्या बोल रहा है, जो समाज है वो बोलता ही रहता है। आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। बुरे स्वास्थ्य का डर कि एक दिन हमें जाना ही है इस दुनिया से, तो हम दुनिया इतना स्वास्थ्य के बारे में क्यों करें इतना डरें क्यों? अपने ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के बारे में एक्सरसाइज़ करें, अपनी टाइम टू टाइम अपने चेकअप्स कराएँ, तो स्वास्थ्य का डर भी हमारे को हमें निकल जाएगा। प्रेम का जो डर है, वो इसलिए ऐसे निकालें कि अगर हमारा जो प्रेमी है, अगर हमें छोड़ के चला ही जाएगा, तो फिर वो प्रेम ही क्या हुआ? तो इस तरह से उस प्रेम का डर निकालें, बुढ़ापे का डर बिल्कुल इस तरह से निकालें, ये सोचकर कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो यंग लोग हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, तो कोई बुढ़ापे का मुझे डर नहीं होना चाहिए। मौत का डर, मौत नश्वर है, हर किसी को आई है और आके रहेगी और ये आत्मा हूँ मैं और मुझे ये शरीर मिला हुआ है, अब मुझे नया शरीर मिलेगा, तो इस तरह से हमें मौत का डर निकालें। तो ये थी हमारी क्विक समरी अगर डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, तो एक बार मेरा चैनल पर जाकर डिटेल में चैप्टर वाइज़ चैप्टर देखिए, उसमें उसमें आपको पूरी डिटेल समरी मिलेगी। समरी नहीं चैप्टर रीडिंग है, रीडिंग के साथ मेरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हर पैराग्राफ के बारे में मैंने उसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया है। तो कोशिश करिए अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़िए। तो ये था समरी हमारे बुक की। Summarization of every point. थैंक यू The सो मच। entire summary was so good. बहुत ही मतलब अब कोई भी जो इस summary को सुनेगा उसका मन करेगा सारे चैप्टर्स पढ़ने का और आपके सारे जितने भी हैं प्रीवियस बुक्स उस पढ़ने का बहुत बहुत मन करेगा. It was really very good and thank you for revising us the entire book. थैंक Thank you, यू Ravi. सो मच। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना मैं है? भी रूबी जी की बात से सहमत हूँ पूरा ऐसे मुझे तो ऐसा लगा कि ये मतलब टाइम होगा तो कोई देखेगा नहीं तो ये पूरा बुक अपने आप पढ़ेगा और ये समरी सुन लेगा तो भी पूरा आपने क्लियर समझा दिया है पूरा डिटेल में चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हाँ पूरे जी, 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 बहुत मेन बहुत अच्छा अच्छा आपने बनाया है मेरा दीदी वीडियो और थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये था हमारा पूरा बुक का समरी।
तो अब मैंने जो प्लान किया है वो किया है कि आगे 2 दिन मेडिटेशन लेने के लिए, जो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मेडिटेशन इस वीक रहेगा, और 2 दिन नेक्स्ट वाले वीक रहेगा। फिर दिवाली के बाद, कुछ दिन के बाद, दिवाली के 4-5 दिन के बाद, जो दिवाली हॉलीडेज होती हैं उसके बाद मैं फिर नई बुक लेकर, थिंक आस्क एंड इट इज गिवन लेकर आऊंगी। तो तब तक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियोस पर अपना जो कमेंट्स है वो ज़रूर लिखें, जो भी वीडियो देखता है। मेरा एक सबसे ये सजेशन, मतलब सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए जब जो भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थर्सडे को मिलेंगे हम विद मेडिटेशन सेशन। मेडिटेशन भी मैं, और हाँ जी। थैंक यू दीदी, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हमारे लाइफ में लाने के लिए और हमारे ब्रेन को, ऐसे दिमाग को खोलने के लिए। थैंक यू आपका सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू और सो ये मच। नया साल अपने आपके जीवन में इतनी खुशियां लाए, आपका ओह थैंक यू। सब इच्छाएं पूरी हो जाए, आपकी जो भी विश है ऐसे संकल्प करो और सिद्धि मिल जाए आपको, बस ऐसी थैंक मेरे यू दिल से दुआ आपके निकलती थैंक सारे यू वीडियोस यूट्यूब के वायरल हो जाए, आपके सब्सक्राइबर मिलियन हो जाए, थैंक और यू। आप पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाए, लोग राखी की वीडियोस का वेट करें और बुक्स के लिए हम लोग सब इंतजार करें। थैंक यू बस सो मैं भी मच। उनकी ये वर्ड से सहमत हूँ कि ऐसे ऐसे सूर्य की रोशनी कैसे फैलती है, पूरा उजाला लाती है पूरे ब्रह्मांड संसार में, ऐसे आपका भी ऐसे नाम बने और सब तरफ चारों ओर आप फैल जाओ, ओह बस यही दिल से हमारी थैंक ऐसे यू सो ब्लेसिंग मच। निकलती है आपके लिए, क्योंकि थैंक यू। हमारी लाइफ में इतना चेंज आया है तो हम भी ऐसे चाहते हैं कि आपका भी पूरा जीवन रोशन हो जाए। ओह और थैंक यू कितने सो मच। सारे लोगों को बेनिफिट होगा इन टर्न, वो तो दैट इज समथिंग विच इज सो ग्रेट। ऐसे थैंक यू सो दिवाली भी मच। ऐसे प्रकाश लाती है हमारे जीवन में, ऐसे आपने हमारे जीवन में प्रकाश लाया तो आप ही ऐसे पूरे रोशन हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। एंड वी विल बी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक। हम हाँ आपकी जी। अगली बुक का इंतजार करेंगे। हाँ जी, वो आस्क एंड इट इज गिवन वो दिवाली के बाद मैं शुरू कर दूंगी। तब तक मैं 4 मेडिटेशन सेशन लूंगी, इस वीक भी लूंगी और नेक्स्ट वीक भी लूंगी। तो वो भी बहुत अच्छे सेशंस हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा इनर चाइल्ड हीलिंग पर है, क्लेंजिंग पर है, क्योंकि दिवाली आ रही है। हम घर की जो क्लेंजिंग है वो करते हैं, लेकिन दिमाग की क्लेंजिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड थोड़े हैं, थोड़ा मनी मेडिटेशन नेक्स्ट वीक रहेगा, और बाकी क्लेंजिंग के ऊपर रहेंगे, तो ज़रूर अटेंड करिए। ग्रैटिट्यूड पर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। हाँ राखी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी अंजलि जी। ये तो बहुत अच्छा था ये वाला सेशन आज वाला, क्योंकि बीच में मेरे कुछ कुछ छूट जाते हैं। जी 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 9 जी। o'clock पर थोड़ा आना जाना भी रहता है कहीं, तो जी जी। रह जाता है, लेकिन ये वाला जो सेशन था इसमें तो ऐसा लग रहा है पूरी बुक ही हमने पढ़ ली है। हाँ जी, ऐसे ही बनाया था मैंने कि पूरा बुक बहुत मैंने। अच्छा, ये वाला लास्ट वाला तो बहुत अच्छा था, आज वाला सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू राखी, मतलब थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा था। प्लीज हाँ शेयर माय दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स हाँ एंड हाँ, बिल्कुल फैमिली, बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें बिल्कुल कमेंट भी अंजलि जरूर करिए वीडियोस पर, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन करूंगी। मिलता है तो ना। थैंक यू बिल्कुल सो मच। थैंक यू। बिल्कुल राखी। हाँ। एंड सच में बहुत बहुत तुमको थैंक यू मैं बोल रही हूँ कि लाइक कितना तुमने बहुत अच्छा, जो चीजें हम लोग बिल्कुल पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे, उन सब के बारे में तुमने बताया। लाइक बहुत अच्छा है ये सारा जितना भी सेशन तुम ले रही हो, बहुत अच्छा है। थैंक और यू। ये बताओ मेडिटेशन का टाइम यही रहेगा 9 o'clock? 9 ही रखूंगी मैं, मेरा यही रहता है फ्री टाइम ना एक्चुअल में। ठीक है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे इस वीक में है, और फिर वेडनेसडे थर्सडे नेक्स्ट वीक में है। इस बार फर्स्ट की ठीक है करवा चौथ है, तो सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड का रखा है मैंने, थर्सडे ठीक है। फ्राइडे। और चौथ कल है ना दीदी? नहीं, फर्स्ट को परसों है यहाँ पर। फर्स्ट को है। आपके यहाँ नेक्स्ट डे होगी फिर? पता नहीं, ऐसे कंफ्यूजन है इतना सारा, क्योंकि दो दो सब बता रहे हैं ना। नहीं, वैसे करवा चौथ का एक ही है, फर्स्ट को है, और आपके यहाँ, मतलब हमारे यहाँ सेकंड होगा तो आपके यहाँ फर्स्ट होगी। इस तरह से होगा आपके यहाँ।
ये लोग 9 आवर्स पीछे हैं हम लोगों से। पीछे, हाँ हाँ, नहीं, 9 आवर्स आगे हैं शायद ये लोग, नहीं नहीं यूएस। पीछे हैं, नहीं, पीछे हैं, पीछे है, पीछे हैं, पीछे। पीछे हैं। आपकी रात हुई, हाँ मेरा दिन हुआ। हाँ पीछे हैं ये लोग ना, हाँ तो एक हाँ, दिन ये लोग आगे पीछे होगा 9 इनका। आवर्स पीछे हैं ये लोग। हाँ हाँ तो हमारे हम जब रात होगी ना हमारी करवा चौथ की, तो इनके यहाँ वो दिन होगा, राइट। तो ये लोग का सेकंड देखती को हूँ। होगा उस हिसाब से। इनके यहाँ सेकंड को होगा। हम्म। ठीक है राखी, थैंक यू, थैंक्स थैंक फॉर यू सो एवरीथिंग, मच, थैंक्स फॉर ऑल द थैंक यू, कोर्सेज। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू बहुत अच्छे, नंदिनी बहुत जी, अच्छे हैं सर। थैंक यू मीना जी, मतलब थैंक मुझे यू। ये लगता है कि मतलब कितना हम लोग को, इतनी हम लोग की एज हो गई, हम लोग को हाँ कोई हाँ अवेयरनेस ही नहीं थी सब कोई चीजों की। अवेयरनेस ही नहीं थी, यही कोई अवेयरनेस ही नहीं थी बिल्कुल भी ये सब सीरियसली चीजों की, कि सीरियसली ऐसा भी होता है। सीरियसली, सच में यही, ये थोड़ा लेट आया, ठीक है, जिस समय आता है उस समय आता है, वही हाँ, है। विश्वासों के बारे में तो बहुत पब्लिसिटी होती है, लेकिन ये जो पॉजिटिव है, नॉलेजफुल है, एक्यूरेट है और करेक्ट है, मतलब साइंटिफिक है, एक्चुअली में इन सब की हमें रियल में नॉलेज नहीं होती, और हम लोग सब अंधविश्वास के चक्रों में पड़े रहते हैं। हाँ और मालूम है राखी, अभी हाँ क्या हुआ, मेरी हाँ, कुछ फ्रेंड्स लोग मिली, हम लोग सब इकट्ठे हुए, तो मतलब एक कोई लेडी है, उसके बारे में बात कर रहे थे। हम्म तो सब लोग बोल रहे थे वो ऐसी है वैसी है जो भी है। हम्म लेकिन चूंकि मैंने ये पोस्ट किया और मैं तुम्हारा डेली सुनती हूँ, तो हम्म, मैं, यानी मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं कि सही मैं किया क्यों बोलूं बिल्कुल, किसी के लिए गलत, मुझे क्या सही करना। बात है, हमारा कोई है ही नहीं जजमेंट का ना, कोई जजमेंट का हमारा, जो जैसे हम मुंह जज में करते आता रहते है, हैं ना। तो हाँ, अपने आप ही वो चीज रुक जाती है वेरी कि गुड, अगर नहीं ये ऐसा बोलना। हो रहा है तो गुड, दैट इज वेरी गुड। हाँ हाँ, तो ये कि फालतू नहीं, गॉसिप हमको ना हमको करें। क्यों बोलना है, किसी के लिए गलत सही, क्यों बोलना है। सही सही बात है, जिससे हमारा हाँ कुछ लेना देना भी नहीं है उसके बारे में भी हम बोलने लग जाते हैं। हाँ तो हाँ, बोलने हाँ, लग जाते हैं, राइट। हाँ, बहुत और करते कोई हैं ऐसे, मतलब ही नहीं है उस चीज से। हाँ। बहुत करते हैं। तो वो सब हम्म चीजें अगर हम अवॉइड करने लगे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने थॉट्स पर कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अभी एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी कहीं हम्म पर, तो एक पान वाला था और साथ में एक साइकिल से बंदा आया, वो चाय पीने लगा। तो हम्म मैंने उसको इशारे से बोला कि भैया थोड़ा अपना साइकिल हटा लो, तो मेरी गाड़ी पार्क हो जाएगी, यहाँ पे जगह नहीं है। हम्म, उस बंदे ने इतने अच्छे से अपनी साइकिल, चाय पी रहा था, उसने इतने अच्छे से अपनी साइकिल साइड में करी, एंड मैंने अपनी हम्म, गाड़ी पार्क की। उसके बाद मैं उतरी, फिर मैंने जाकर के उन दोनों को थैंक यू बोला, पान वाले को और उसको भी। वाह वेरी बल्कि गुड। हम ये चीजें कितनी नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और देखिए कितना आपके अच्छे नजरअंदाज कर देते हैं। वाइब्रेशन से उन्होंने हटाई भी, नहीं तो अड़ जाते कि नहीं हटा रहे, क्यों हाँ हाँ लगाओगे मेरे आगे, है ना। हाँ तो वो दोनों तरफ हाँ से पॉजिटिव एनर्जी थी, वो भी पॉजिटिव लोग थे, है ना, और हाँ आप भी उनसे हाँ पॉजिटिवली मिले, फिर आप थैंक यू बोल कर आए, वेरी गुड, हाँ कीप इट अप, हाँ, वेरी मतलब गुड। ये छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं यार हाँ लाइफ में, बहुत बहुत मायने बहुत रखती हैं, बहुत बहुत मायने बहुत रखती हैं। मायने रखती हैं। हाँ, हाँ बहुत। ठीक है, थैंक यू, चलो। आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हाँ इससे इसको हाँ सुनकर और अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन हाँ। मिलता है, शेयरिंग करते रहा लास्ट करिए। में एक बात बोलूंगी दीदी। जी वैसे जी, हर साल हम दिवाली पे हमारा घर साफ करते हैं, पूरा हाँ पुराना जी, सामान निकालते हैं, पर इस बार तो हमने हमारे दिमाग से सब पूरा कचरा कचरा निकाल दिया। निकालना है, वही 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 वही, और भी जो बचा है ऐसे वो निकाल मेडिटेशन से दिया है, निकालेंगे। कितना सारा निकाल दिया, जी व्यर्थ में जी, हम अभी वेरी जाते ही गुड। नहीं है, सुनते नहीं, हाँ देखते नहीं, सुनते कुछ नहीं, नहीं, बस अपने में ही अपना ही पुरुषार्थ करना है हाँ और हाँ, आगे बढ़ना है बस। आगे, और और बस सबको मैं, ब्लेसिंग देनी है। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलूंगी कि 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट से शुरुआत करिए, मेडिटेशन डेली करिए अपनी लाइफ में, हम्म। उसको लेकर आइए अपनी लाइफ में, जितना जल्दी लेकर आएंगे उतना और अच्छा लगेगा आपको। तो राखी, आप करते हो मेडिटेशन डेली? मैं कोशिश करती हूँ अब तो, अब बहुत कोशिश तो आप करती किसका मेडिटेशन करते हो, हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग का या किसका मैं नहीं करते नहीं, हो? कोई भी लगा लेती हूँ, कोई भी लगा लेती हूँ, या कभी म्यूजिक लगा लेती हूँ, मतलब कोई भी, अच्छा कभी तो जयश्री जी ने भी फॉरवर्ड किए थे, वो लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, तो ऐसे अच्छा, मतलब जो जयश्री जी भी, ने फॉरवर्ड किए थे, मेरे को नहीं पता, जयश्री जी ने किए थे फॉरवर्ड? ने मुझे किया था पर्सनल पर, अच्छा तो मैं अच्छा आपको अच्छा। शेयर वो कर दूंगी। वो वाला मेडिटेशन का जो फ्लूट, मतलब कृष्णा वाला है ना हाँ ऐसे, कृष्णा, तो हाँ इतना अच्छा, मैं अभी मेरे बेटे को सुलाती हूँ ना, तो वो ही वही यहाँ पे लगा ऐसे लेते होंगे। मोजार्ट बोलते हैं कि हाँ बेबी राखी ग्रुप मोजार्ट। में, राखी ग्रुप में शेयर कर देना हाँ प्लीज। मैं शेयर कर दूंगी, तो पर वो आप, अभी मैं हाँ मोजार्ट वाला नहीं लगाती, अभी ये लगाती हूँ तो पूरा ऐसे 2-3 घंटे आराम से सोता है, 4 घंटे। और हाँ, पूरा मैं तो तो पूरा दिन यही लगाते ही रहती हूँ, यूट्यूब पे मेरा चलता ही रहता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो आप कोई भी मेडिटेशन करें, कुछ भी लगाकर, और जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे मत रोकिए, बस आपको वो देखना है, सोचना है कि ये विचार कौन सा आया मुझे,
बस उसके बारे में कॉन्शियस रहना है, ऐसा नहीं कि आते लेकिन ही राखी, आप एक चीज बड़ी अजीब होती है, जैसे बहुत सारी, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी ध्यान में आती है जिनसे कोई कितने सालों बाद वो चीज एकदम से दिमाग में आती है मेडिटेशन के टाइम, क्यों हाँ, होता है कभी ऐसा? कभी कभी वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है और वो उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो आ अच्छा। जाती है अचानक से आ जाती है। लेकिन वही हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या मुझे विचार आए। अभी हमारा यही शुरुआत होनी चाहिए जब मेडिटेशन करते समय, कि क्या मेरे विचार आ रहे हैं और कौन से विचार आ रहे हैं, और उनको बार बार बंद करना है। बार बार कहना है कि मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे अभी विचार नहीं आना चाहिए। फिर वो आएगा, वो आएंगे ही, क्योंकि 100 तरीके के विचार आएंगे जाएंगे। चेन बनेगी हाँ विचारों की कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे सब्जी बनानी है, अच्छा सब्जी के बाद पराठा बनाऊंगी, इस तरह से चेन भी आएगी, तो उसे भी रोकनी है। फिर कभी कोई और चला जाएगा, कभी बच्चे का आ गया, कभी किसी और चीज का आ गया, या कभी कोई पुरानी चीज याद आ गई। तो उन चीजों हाँ। को ध्यान रखना है, ये भी देखना है कि मुझे पॉजिटिव विचार आया या नेगेटिव आया, इनका भी ध्यान ओके। रखना है। अच्छा। है ना? तो अभी कॉन्शियस हमें ये माइंडफुल कॉन्शियस वो मेडिटेशन करनी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरे दिमाग में आता क्या है। फिर जब ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि या फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि सांसों पर ध्यान दीजिए, है ना? तो हम सांसों पे हाँ। ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हम्म। हम विचार आ रहे होते हैं, हमारे पास 100 तरह के विचार आ रहे होते हैं। फिर अपनी सांसों पर ध्यान लेकर आइए, फिर वो विचारों पर हम्म। जाएगा, फिर सांसों पर लेकर आइए। बस अभी इतना करना है। ठीक है। और बस कभी कभी ऐसा होता है राखी कि मेडिटेशन करते करते नींद आ जाती है। हाँ, वो नींद का कोशिश करें कि हाँ। ना आए, पर आ जाए तो हाँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई मैं बात रात को जनरली करती हूँ और करते करते मुझे नींद आ जाती है। हाँ, तो वो अच्छा है, पीसफुल नींद। मेडिटेशन। हाँ, और हाँ। स्लीप अच्छी आती होगी आपको। हाँ, नींद अच्छी आती है। हाँ, फिर जब अच्छी आती है तो आएगी। बहुत अच्छी आती है, हाँ ये तो है। हाँ, तो कोई ठीक बात है। नहीं है, शुरुआत ऐसे ही हाँ। करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। थैंक चलो। यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू राखी, थैंक यू। थैंक्स थैंक यू। फॉर एवरीथिंग। थैंक इतने यू। अच्छे कोर्सेज के लिए बहुत 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 तुम्हारा धन्यवाद, सच में बहुत अच्छे थैंक यू कोर्सेज। अंजलि जी, थैंक यू, कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे करती रहती हूँ और करूंगी। और कर दीजिए। हाँ। थैंक यू सो ठीक है। मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू।